गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। चलो बेटा जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2। और कल बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं और इस सेशन को आज के लिए यहां पर एंड करते हैं। जल्दी बेटा सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, बिल्कुल। मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आज सुबह क्लास नहीं लग पाई, आज वाली क्लास जो है वो कल लगेगी, ठीक है। नहीं बेटा नहीं, अशोक का जो रूलिंग पीरियड है वो 268 से ही है। उसको 5 साल लगे अपने भाइयों को मारने के लिए। तो कहीं किसी बुक में 273 दे रखा है तो वो गलत फैक्ट है, ठीक है, वो गलत है। 268 से 232 होगा, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतीश मीणा भाई, तू दादाजी से पैसे तो नहीं लेता ना यार। कहानी सुनाने के बोला निकालो 10 रुपये आप, निकालो। चलो भाई शुरू करते हैं। शशिकांत, चलो बहुत बढ़िया। नहीं बेटा मेरी कोई बुक नहीं। ठीक है, मेरी कोई बुक नहीं है। शुरू करते हैं बेटा सेशन, देखो चलो। तो यहां पर मौर्यन एम्पायर का पार्ट 2 है अपने पास। चलो बिल्कुल 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 करेंगे। चलो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 25 अगस्त तक के लिए ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी जीके वीक है और जिनको लगता है कि भाई शुरू से शुरू करना है, तो बेटा आप CBT 1 CBT 2 के लिए, NTPC के लिए हमारा जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। वहां पर मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है और मॉडर्न अभी शुरू हुई है। कल से ही बहुत बढ़िया स्टोरी शुरू हुई है, वेब सीरीज टाइप। और जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि अदरवाइज आपके लिए वो बर्डन बनता जाएगा, क्योंकि टाइम निकले जा रहा है। ठीक है, 499 का ऑफर है। साहिल सर ने बहुत कुछ कर दिया आपके लिए 25 अगस्त तक के लिए। तो जो भी बैच आपको लेना है या फिर ये बैच लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से फटाफट सारे क्वेश्चंस को निपटाते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें 2-4 क्वेश्चंस ही हैं जहां पर थोड़ा कंटेंट ज्यादा है, अदरवाइज तो बढ़िया और छोटे क्वेश्चंस हैं। द हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट बाई सेवरल रूलर्स। वॉट वॉज इट कॉल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। अगर किसी को जवाब मालूम है तो सभी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। कई सारे लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, तो आंसर है मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर इसे उत्तरापथ बोलते थे, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ग्रैंड ट्रंक रोड, आज के टाइम में तो भाई देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड तो अंग्रेजों ने नाम दिया, जिसे GT रोड भी बोलते हैं, GT रोड। भाई आज के टाइम में ये अमृतसर से चालू होता है। कहां से? अमृतसर से, पंजाब के अमृतसर से। और ये इस तरह से दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर इस तरह से जाता है ये आगे, और ये देखो भैया इस तरीके से ये कोलकाता तक जाता है आज के टाइम में। तो आज के टाइम में तो GT रोड अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, ये है GT रोड आज के टाइम में। पर मेडिवल टाइम में, मध्यकालीन भारत में, ये जाता था काबुल तक।
और फिर एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में भी ये जाता था काबुल तक। देख रहे हो भाई लोग, यहां इस तरह से काबुल तक, तो ये काबुल है, इधर यहां पाकिस्तान में पेशावर है, इधर पाकिस्तान में लाहौर है, फिर अमृतसर, फिर दिल्ली, ठीक है, फिर इधर ये कोलकाता, और कोलकाता से भी आगे ये बांग्लादेश में जाता था इस तरह से। यहां पे एक जगह है टेकनफ, टेकनफ चटगांव के पास, चटगांव के पास क्या है बच्चों, टेकनफ, तो टेकनफ तक जाता है ये। तो ये था पहले हमारा जीटी रोड। तो एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में तो बच्चों इसे बोलते थे, प्राचीन काल में से बोलते थे उत्तरापथ। यानी कब की बात है, जब जिस टाइम पे मौर्यन एम्पायर का शासन था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य था उस टाइम पर, तो उत्तरापथ। फिर मध्यकाल में, मध्यकाल में इसे बोला गया, शेरशाह सूरी के टाइम पर इसे बोला गया बादशाही सड़क। क्या बोला गया, बादशाही सड़क, ठीक है भाई। या फिर इसे बोला गया सड़क आजम। क्या बोला गया, सड़क आजम, यानी सड़कों में बादशाह, ठीक है। और ब्रिटिश एरा में, मॉडर्न एरा में, ब्रिटिश एरा में इसे बोला गया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है भाई। तो याद रखना, एंशियंट टाइम में कहां से कहां जाती थी ये, काबुल से लेके चटगांव तक। तो काबुल, पेशावर, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, इधर इलाहाबाद, वाराणसी, है ना, इस तरह से कोलकाता, फिर टेकनफ। ये था पूरा जीटी रोड, ये था पूरा बादशाही सड़क, ये था पूरा उत्तरापथ। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे उत्तरापथ तुम्हें समझ में आ गया। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त ट्रेड रूट हुआ करता था, व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका द ग्रेट बिलोंग्ड टू गुप्त डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। साला इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है, हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो मैं ऑब्वियस ही बात है कोई ऐसा गुप्त डायनेस्टी या चोल डायनेस्टी या शुंग डायनेस्टी थोड़ी लाऊंगा। और अशोक तो सबको मालूम है कौन से परिवार से आता है, कौन से वंश से आता है, मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य राजवंश से। पर अशोक के बारे में 4 to 5 फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 to 5 फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। भाई सीधी बात है, देखो अशोक के फादर का नाम, इसके फादर का नाम था, इसके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था बच्चों, बिंदुसार। और इसकी मदर का नाम था शुभद्रांगी। मदर का नाम क्या है बच्चों, शुभद्रांगी, ठीक है। तो फादर का नाम तो हो गया बिंदुसार और मदर का नाम हो गया शुभद्रांगी, ये इसकी मदर का नाम हो गया। दूसरा, मैंने बोला कि यहां पे इसके दो दूसरे नाम भी थे, अदर नेम्स भी थे, इसके दो अन्य नाम भी थे। तो अदर नामों में, यानी दूसरे नामों में, पहला नाम तो हो जाता है बच्चों देवनम प्रिय। देवनम प्रिय, क्या नाम है, देवनम प्रिय। ये नाम इसने खुद को दिया है। अच्छा, देवनम प्रिय ये जो है संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत नाम है। और देवनम प्रिय का मतलब, इसका अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ है देवताओं को प्यारा या देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा। ये अपने आप को बोलता था कि देवता मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं देवताओं का प्यारा हूं, बिलविड ऑफ द गॉड्स, है ना, बिलविड ऑफ द गॉड्स, देवताओं को प्यारा हूं मैं, ठीक है भाई। ये एक तो नाम हो गया। दूसरा नाम और है भाई, दूसरा नाम और है, ध्यान से देखो बेटा। दूसरा नाम है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी ये अलग है, ये अलग है। और प्रियदर्शी को आज के टाइम में हिंदी में लिखते हैं प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो है ये प्राकृत लैंग्वेज में है। कौन सी लैंग्वेज में भाई लोग, प्राकृत भाषा में है। और प्रियदर्शी का, ध्यान से देखो बेटा, प्रियदर्शी का मतलब क्या है, अपने आप को बोला है इसने कि मैं एक तो देवताओं का प्यारा हूं,
देवता मुझे प्यार करते, देवता कहीं कोई प्यार नहीं करता इसको, ठीक है, ये अपने आप को बोल रहा है मैं देवताओं का प्यारा हूं। दूसरा प्रियदर्शी बोल रहा है खुद को, भाई खुद की तारीफ करते हैं क्या हम लोग, बताओ जरा। ये खुद की तारीफ कर रहा है दैट आई एम हैंडसम हंक, ठीक है, क्या बोल रहा है अपने आप को साला, ये अपने आप को बोल रहा है हैंडसम हंक प्रियदर्शी। क्या बोल रहा है भाई, अ पर्सन विथ प्लेजिंग अपीयरेंस, मीनिंग क्या है इसका, अ पर्सन विथ प्लीजिंग अपीयरेंस, अ पर्सन विथ प्लीजिंग अपीयरेंस। ध्यान से देखो, बोल रहा सुंदर दिखने वाला हूं मैं, सुंदर चेहरे वाला, ठीक है, कुछ ज्यादा ही भोला है ये। ध्यान से देखो, अ पर्सन विथ प्लीजिंग अपीयरेंस, अपने आप को बोल रहा है सुंदर चेहरे वाला हूं मैं। प्रियदर्शी, ठीक है, यानी सुंदर चेहरे वाला। सुंदर चेहरे वाला, वो तुम लोगों ने मूवी देखी है, वो कौन सी मूवी है वो, भूल भुलैया पहले वाली, अक्षय कुमार वाली, उसमें छोटा पंडित, लोग कहते हैं मैं पगला पगला दिखता हूं, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, है ना भाई तो ये अपने आप को वैसे सुंदर चेहरे वाला समझ रहा है ये। तो भाई ये हो गया प्रियदर्शी प्राकृत भाषा में, और प्रियदर्शी का मतलब है सुंदर चेहरे वाला, अ पर्सन विथ प्लीजिंग अपीयरेंस, और देवनम प्रिय, देवताओं का प्यारा, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है भाई ध्यान से देखो। हाँ अरे बेटी पुष्पा, हाँ शाबाश। तो भाई ये अदर नेम्स हो गए इसके। इसके बारे में एक तीसरा पॉइंट है भाई, एक तीसरा पॉइंट देखो इसके बारे में, इसके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। हाँ तीसरा इसके बारे में बोला गया है कि बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं ना बच्चों, बौद्ध धर्म के जो टेक्स्ट्स हैं, बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट्स हैं, जो किताबें हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। बच्चों ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन, अपने 99 भाइयों को मार दिया गद्दी पाने के चक्कर में, ठीक है, ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन। ये इसकी क्रूरता दिखा रहा है यहां पे, कितना क्रूर था अपनी इनिशियल जीवन में, इसकी क्रूरता दिखाई जा रही है यहां पर। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है दैट ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन। इसका जो सबसे बड़ा भाई था ना, जो बिंदुसार के बाद राजा बनने वाला था बेटा, उसका नाम था सुसीम। जो इसका बड़ा भाई था, बड़े भाई का नाम, खुद का अपना सगा भाई, बड़ा भाई था सुसीम। और बिंदुसार चाहता भी था कि सुसीम राजा बने, क्योंकि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक आदमी था और राजा बनने के बिल्कुल योग्य था। तो जब बिंदुसार की डेथ हुई, जब बिंदुसार की डेथ हुई 273 बीसीई में, है ना, जब बिंदुसार की डेथ हुई 273 बीसी में, तो इसको उस वक्त उज्जैन का गवर्नर बनाया हुआ था अशोक को। अशोक उज्जैन का गवर्नर था। मैंने तुम्हें बताया था ना इसके 4 प्रोविंसेस थे, उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की राजधानी, वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी उज्जैन। तो एक प्रोविंस को यह संभाल रहा था जब इसके फादर की डेथ हुई, बिंदुसार की जब डेथ हुई, तो इसको पता चला कि पिताजी चले गए ऊपर, और इसको पता चल गया कि सुसीम को राजा बनाएंगे, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो सब सुसीम को राजा बनाएंगे। तो तुरंत अपनी आर्मी के साथ पहुंचा पाटलिपुत्र उज्जैन से, और वहां जाके बोल रहा सरदारों को, नोबल्स को कि भाई ऐसा है, मुझे मालूम है कि पेट्रियार्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अकॉर्डिंग बड़ा भाई सुसीम जो है राजा बनेगा, पर मैं ये मानता हूं कि जो केपेबल है, जो राजा बनने योग्य, वो राजा बनना चाहिए। नोबल्स ने बोला भाई पेट्रियार्कल सिस्टम ही चलेगा, सुसीम ही राजा बनेगा, सबसे बड़ा भाई है। तो जो सरदार, जो नोबल इसके अगेंस्ट गया, इसने उसको मरवा दिया और बनाओ सुसीम को राजा। और फिर इसको लगा कि यार जब तक सुसीम है तब तक तो मेरा कोई चांस ही नहीं है गद्दी पर बैठने का। तो इसने सबसे पहले सुसीम को मारा, जो इसके अगेंस्ट मिनिस्टर्स गए उन सबको मारा, और उसके बाद जब इसको लगा कि यार मैंने जैसे अपने बड़े भाई को गद्दी के लालच में मारा है, मेरे से छोटे इतने सारे हैं, अगर कल को इन्होंने गद्दी के लालच में मुझे मार दिया तो इनको भी मारो। सबको मारा इसने। अब इतने लोगों को मारने के लिए, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि खड़े करके उड़ा दो इन्हें, सबको पता चल जाएगा मैं ही मार रहा हूं और फिर कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसने चुपके चुपके करके प्लानिंग कर करके 99 भाइयों को मारा। तो 5 साल तो लगेंगे भाई। तो 273 बीसी में बिंदुसार की डेथ हुई
और 268 बीसीई में ये गद्दी पर बैठा। 268 बीसीई में अशोक जो है गद्दी पर बैठा, अशोक राजा बना, अशोक राजा बना 268 बीसीई में, जब सारे भाइयों को मार दिया और उसको लगा कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्रूर था ये, बिल्कुल। तो भाई देखो, इस तरीके से यहां पर इसके बारे में तीसरा पॉइंट, इसके बारे में फोर्थ पॉइंट कि इसके टाइम पर मुगल बोल रहा हूं, इसके टाइम पर मौर्यन एम्पायर का मतलब एक तरीके से एक्सटेंट कितना था, उनका शासन कितना फैला हुआ था। तो अगर इसके बात करो साम्राज्य की, इसके एम्पायर की कि एम्पायर कितना फैला हुआ था, तो बेटा इसका एम्पायर तुम देखो बेटा कहां से कहां तक। भाई इसके दादा के टाइम पर ही, अशोक के दादा के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक तो था ही, अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक तो था ही, आज के बांग्लादेश तक, है ना। और इधर नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ देखोगे तो इधर कश्मीर से लेकर, कश्मीर और नेपाल से लेकर नीचे कर्नाटक तक, केरल तक नहीं, तमिलनाडु तक नहीं, कर्नाटक तक, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा एम्पायर था। और लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया पांचवा पॉइंट, कि भाई इसकी जो मेन कैपिटल थी, जहां पर ये बैठता था, मेन जो राजधानी थी वो तो थी पाटलिपुत्र। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें, मेन राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। पर जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थी, प्रांतीय राजधानियां थी, प्रोविंशियल कैपिटल तुम सबको मालूम है, प्रोविंशियल कैपिटल्स कौन कौन सी थी। नॉर्थ प्रोविंस की, उत्तर प्रोविंस की तक्षशिला, फिर वेस्ट प्रोविंस की उज्जैन, जहां का ये खुद गवर्नर रहा, और फिर साउथ प्रोविंस की स्वर्णगिरी। मैं आपको बता दूं, स्वर्णगिरी का आज के टाइम में जो नाम है वो है कनकगिरी। कनक का मतलब भी बच्चों सोना ही होता है, तो आज स्वर्णगिरी ना होके कनकगिरी, पर मतलब वही है। और ईस्ट में पूर्व की जो प्रांत था उसकी राजधानी थी तोसली, ठीक है। चलो, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, याद रखना इसके बारे में। और एक चीज और बताता हूं, ये इतना ज्यादा, बिल्कुल ये इतना ज्यादा क्रूर था। He was so cruel in his early life that he killed his 99 brothers। पर जब ये गद्दी पर बैठा ना भाई, इसका टेम्परामेंट बहुत खराब था। इस बंदे ने क्या किया, जब भी कोई टेरिटरी इसको अपने मौर्य साम्राज्य में शामिल करनी होती थी, तो ये अटैक कर दिया करता था, उस साम्राज्य पे अटैक करता था, उस किंगडम पर अटैक करता था, जीतता था, और वहां के जो ट्रूप से सिपाही हैं उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया करता था, युद्ध बंदी बना लिया करता था, लेके आता था अपने पैलेस में, और वहां पर अपने पैलेस में बना रखा था इसने टॉर्चर चैम्बर, यातना ग्रह, टॉर्चर चैम्बर। और वहां पर भाई ये बुरी तरीके से, मैंने जैसे पहले कभी तुम्हें बताया हो भाई साहब, ये क्या करता था मैं आपको बताता हूं। ये करता था, वो उस टाइम पे आयरन तो एग्जिस्ट करता था, आयरन रॉड बनाता था पतली पतली, और उनको करता था गरम, और ये घुसेड़ता था आंखों में। समझ रहे हो भाई, एक तो ये काम करता था ये। दूसरा, जिंदा आदमी को खौलते हुए तेल के कड़ाहे में तल दिया करता था। जिंदा आदमी को हाथ पैर काट के लूला लंगड़ा कर दिया करता था। तो ये टॉर्चर चैम्बर में इस तरह की हरकतें करता था, ठीक है भाई। हाँ, कोई बफरिंग नहीं है। अगर एक आधा मिनट या एक आधा सेकंड के लिए, मिनट भी बोल रहा हूं ज्यादा हो गया, एक आधा सेकंड के लिए हुई है तो रिफ्रेश कर लिया करो बे। हाँ बिल्कुल भरत बेटा, एक बार अपना इंटरनेट चेक कर, कोई बफरिंग नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल मैं बताता हूं। मतलब इसको सुकून मिलता था, ससुरे को इसको सुकून मिलता था ऐसा करने से, ठीक है। कुछ तरह तुम देखते हो, कुछ साइको किस्म के लोग होते हैं जिनको ये सारी चीजें करके मजा आता है। तो शुरुआत में ऐसा ही था, और उसके बाद तो कलिंग वॉर हुआ, कलिंग युद्ध हुआ, जब हजारों लाखों लोगों को मार दिया, उसके बाद पछतावा हुआ, तब इसने बुद्धिज्म अपनाया।
एनीवेज, तो अशोक द ग्रेट, देख रहे हो ग्रेट, ये ग्रेट है। अशोक द ग्रेट बिलोंग्ड टू द मौर्यन डायनेस्टी। चलो, तो यहां पर याद रखना कि इधर तो है तक्षशिला, नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल तक्षशिला, यहां पर है उज्जैन, वेस्ट प्रोविंस यानी पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैन, यहां पर है स्वर्णगिरी यानी कनकगिरी, आज के टाइम की कनकगिरी, उसके बाद देखो बेटा यहां पर है तोसली, पूर्वी प्रांत की कैपिटल राजधानी, और ये इसकी मेन कैपिटल थी पाटलिपुत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। द लीथल वॉर विद कलिंगा ट्रांसफॉर्म द वेंचफुल एम्परर अशोका टू अ स्टेबल एंड पीसफुल एम्परर एंड ही बिकेम ऑफ अ फॉलोअर ऑफ, ये क्या हिंदी में साला, ये क्या लिख दिया, ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, वेदांत, हिंदुइज्म, जैनिज्म। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कलिंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतिशोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट में बदल दिया और वो निम्नलिखित का अनुयायी बन गया। तो बौद्ध धर्म का, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, हम ऑलरेडी कल भी कर चुके हैं, मुझे एक बात बताओ, अशोक ने बौद्ध धर्म किस बुद्धिस्ट मंक के अंडर अपनाया था? मैंने नाम बताया था कल, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से बताओ बेटा, किस बुद्धिस्ट साधु के अंडर उसने अपनाया था बौद्ध धर्म? अच्छा रजनीश, मैं बात करता हूं साहिल सर से, ठीक है, डोंट वरी। आदित्य समझ गया, मैं समझ गया, मैं बात करता हूं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, उपगुप्त, शाबाश, उपगुप्त, वेरी गुड। ओके माही, वो भी मैं बता देता हूं, उपगुप्त, वेरी गुड। तो बुद्धिज्म अशोक ने अपनाया उपगुप्त के अंडर, उपगुप्त के अंडर इसने बुद्धिज्म अपनाया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें यह भी बताया था अशोक का जो एक प्रमुख शिलालेख है, एक मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कलिंग वॉर के बारे में जानकारी देता है, जल्दी से बताओ कौन सा है, जल्दी से बताओ कौन सा कलिंग वॉर के बारे में, कौन सा इंस्क्रिप्शन, कौन सा इसका शिलालेख जानकारी देता है कलिंग वॉर के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध की जानकारी, इंफॉर्मेशन देने वाला शिलालेख, रॉक इंस्क्रिप्शन कौन सा है, जल्दी बताओ। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, मैं बस देखना चाहता हूं कि तुम लोगों ने रिवीजन वगैरह किया है कि नहीं। बिल्कुल, 13th मेजर रॉक एडिक्ट, बहुत बढ़िया बच्चों, 13th मेजर रॉक एडिक्ट यानी 13th प्रमुख शिलालेख, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ तो रहे हो भाई, चलो शाबाश। और मुझे एक बात बताओ, इसने बौद्ध धर्म जब अपना लिया था, जब इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो इसे चांडा अशोक से, क्योंकि ये हाथ पैर काट दिया करता था, तल दिया करता था, पकोड़े बना दिया करता था, आंखों में सरिया घुसेड़ दिया करता था, तो इसे चांडा अशोक बोलने लगी थी इसकी जनता। बौद्ध धर्म अपनाती क्या बन गया, चांडा अशोक से क्या बन गया, जल्दी बताओ। बिल्कुल धौली हिल से मिला है, बिल्कुल 13th मेजर रॉक एडिक्ट, धर्म अशोक, बहुत बढ़िया, गायत्री सप्त सिंधु, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन गया था, धर्म अशोक, चांडा अशोक से बन गया था धर्म अशोक, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ठीक है, ये कलिंग है, तुम सबको मालूम है। और कलिंग का, अच्छा एक चीज और बता दो, अब याद आई गई है तो तुमसे पूछ ही लेते हैं, कलिंग के राजा का नाम क्या था जिसको अशोक ने हराया था, बताओ भाई। कलिंग के राजा का नाम, ये कलिंग है, ओडिशा, मॉडर्न डे ओडिशा को कलिंग बोलते थे। कलिंग के राजा का नाम क्या है, देख के मत बोलना ससुरो, कलिंग के राजा का,
अनंत पद्मनाभ, वेरी गुड विनोद, वेरी गुड। अनंत पद्मनाभ, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अनंत पद्मनाभ को हराया था अशोक ने, कलिंग का राजा था। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन अटेंड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय मेगास्थनीज। मैंने तुम्हें बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत आया था, ग्रीक राजदूत था, ग्रीक एम्बेसडर था, सेलिकस निकेटर ने भेजा था। ससुर जी ने अपने दामाद के दरबार में एक राजदूत भेजा था, मेगास्थनीज। ठीक है भाई, कौन सी किताब लिखी उसने यहां पर रहकर? बहुत बढ़िया, सी, इंडिका। और इंडिका में इसने मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या क्या बताया, मौर्यन साम्राज्य के बारे में क्या क्या बताया? इसने बताया कि यहां का समाज कैसा है, यानी सोसाइटी कैसी है। इसने सोसाइटी यानी समाज के बारे में बताया। इसने यहां की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के बारे में बताया। उसके बाद इसने यहां पर देखो ध्यान से, सोसाइटी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। उसके बाद इसने क्या बताया? उसके बाद इसने बताया यहां के ट्रेड, जो कि अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है, पर स्पेसिफिकली बताया इसने, तो हम अलग से लिख रहे हैं, व्यापार के बारे में बताया। उसके बाद इसने बताया यहां की मिलिट्री के बारे में, है ना, यानी कि सैन्य शक्ति के बारे में बताया। और इसने बताया यहां के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में, कि कैसे रूल किया करते थे मौर्यन रूलर्स। ठीक है, तो यहां पर प्रशासन के बारे में बताया। यह है इंडिका किताब जो लिखी है मेगास्थनीज ने। चलो अच्छा, हर्षचरित याद है? अब यहां पे जब बात हो ही रही है, हर्षचरित जिन्होंने फाउंडेशन में पढ़ा है उनको मालूम होगा। हर्षचरित का राइटर बेसिकली ये पुष्यभूति डायनेस्टी का राजा था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, पर हर्षवर्धन की बायोग्राफी उसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी है। दरबारी कवि, उसका जो दरबारी कवि है, कोर्ट पोएट था बाण भट्ट, उसने ये लिखी है। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित, बिल्कुल। और बाण भट्ट ने एक और लिखी थी हर्षचरित के अलावा, हर्षचरित एक हो गई, एक और लिखी थी उसने, उसका नाम था कादम्बरी। कादम्बरी, एक किताब और लिखी कादम्बरी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हर्षवर्धन याद है ना, 606 से 647 ईस्वी तक शासन करता है उत्तर भारत में, और ये पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर है। पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति राजवंश। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर है। चलो, कैपिटल थी इसकी कन्नौज, पहले थानेसर हरियाणा कुरुक्षेत्र में, और बाद में कन्नौज इसकी राजधानी बनी। बाकी मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम ये जो किताब है ये लिखी कालिदास ने। ये किसने लिखी है बच्चों? कालिदास ने। और कालिदास की जो ये किताब है मालविका अग्निमित्रम, ये एक लव स्टोरी है। अग्निमित्र जो कि शुंग डायनेस्टी का रूलर था, अग्निमित्र, है ना, शुंग डायनेस्टी, मौर्यास के बाद शुंग ही तो आए, तो शुंग वंश का राजा था, शुंग वंश का राजा था अग्निमित्र, और मालविका से प्यार करता था वो। तो उन्हीं दोनों की कहानी है अग्निमित्र और मालविका की। ठीक है, तो कालिदास ने लिखी है। और बाकी ये देखो, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ये एक हिंदू धर्म की एक रिलीजियस किताब है, रिलीजियस टेक्स्ट है। तो आंसर हो गया हमारा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेंशन्ड अध्यक्षास एट द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। किसने मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के हेड्स को, विभिन्न विभागों के अधीक्षकों को अध्यक्षों के रूप में उल्लेख किया है? किसने? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। बिल्कुल बिल्कुल अश्मा, बिल्कुल, कौटिल्य, कौटिल्य। सबका जवाब जो है सही नहीं है, कुछ लोगों का जवाब ठीक है। कौटिल्य यानी चाणक्य, है ना, चाणक्य। और चाणक्य ने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी भाई लोग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर? अर्थशास्त्र।
और अर्थशास्त्र मौर्य वंश के, है ना भाई, मौर्य वंश के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात करता है। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थशास्त्र का मतलब है कि ऐसी किताब जो मौर्य वंश के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ कि कैसे उस टाइम पर रूल किया जा रहा है, किस तरह से एडमिनिस्टर किया जा रहा है इतने बड़े साम्राज्य को। ठीक है, और इसमें इसने बताया है कौटिल्य ने कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उन डिपार्टमेंट के हेड्स को क्या बोला जाता था? अध्यक्ष बोला जाता था, अध्यक्ष बोला जाता था। डिपार्टमेंट के हेड्स को क्या बोला जा रहा है? अध्यक्ष। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसको क्या बोला जा रहा है? अध्यक्ष। तो हर डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष हुआ करता था, और ये अपनी अर्थशास्त्र नाम की किताब में इसने लिखा है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। जेम्स प्रिंसेप, एन आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट and official of the East India Company, deciphered Ashokan edicts which were in the Brahmi script in the year। जेम्स प्रिंसेप एक पुरातत्वविद, भाषा शास्त्री, फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्री, और जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, ऑफिसर भी था, ने अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में थे को किस वर्ष पढ़ा? यानी अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, यानी जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख हैं, उनको पढ़ने का पूरा क्रेडिट जाता है बच्चों, पूरा क्रेडिट जाता है जेम्स प्रिंसेप को। इसी बंदे ने 1837 में, 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और साथ ही साथ खरोष्टी स्क्रिप्ट इनको डिसाइफर किया, इनको इसने डिकोड किया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिकोड करने वाला, डिसाइफर करने वाला इंसान है जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में तो दो लैंग्वेजेस आती थी जिनको इसने पढ़ना सीखा, मतलब जिसने मतलब बताया। एक तो प्राकृत लैंग्वेज, एक तो प्राकृत थी ब्राह्मी में, और दूसरी थी बच्चों पाली लैंग्वेज। तो पाली और प्राकृत जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट की भाषाएं हैं, इनका मतलब जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। और खरोष्टी में आया करती थी बच्चों, खरोष्टी में एक भाषा आया करती थी अरामाइक। तो अरामाइक भाषा भी किसने खोज निकाली, किसने उसका मतलब निकाला, डिसाइफर किया? जेम्स प्रिंसेप ने। अच्छा, ये भाषा में, इन दोनों भाषाओं में जो इसके अशोक के शिलालेख थे वो तो भारत में थे, इंडिया में तो इन्हीं भाषाओं में पाए गए इसके रॉक एडिक्ट्स, रॉक इंस्क्रिप्शंस। पर ये वाले पाए गए बच्चों अफगानिस्तान और ईरान में। अफगानिस्तान और ईरान में जो रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले अशोक के, वो इस भाषा में मिले हैं। ठीक है, चलो। तो 1837 में इसने डिसाइफर किया है, 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करने के लिए अपने दूतों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। वहां प्रचारकों में उसके बेटे क्या नाम है और बेटी क्या नाम है भी शामिल थे। यानी सीधी बात यह है कि जब उसने 261 BCE में कलिंग का ऊपर अटैक किया और जब उसने हजारों लाखों लोगों को मार दिया तो उसको पछतावा हुआ। जब पछतावा हुआ तो उसने उपगुप्त के अंडर रहकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और अब ये क्या करने लगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, उसको प्रमोट करने लगा, बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रमोशन करने लगा। तो इसने बौद्ध धर्म को आसपास के इलाकों में स्प्रेड करने के लिए एक पोस्ट बनाई, धम्म महामात्त। एक पोस्ट बनाई बच्चों, ध्यान से सुनो, धम्म महामात्त, ये पोस्ट बनाई, धम्म महामात्त। और इस बंदे का काम ही यही है कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, ये बुद्धिज्म का क्या करे, प्रचार प्रसार, बुद्धिज्म को प्रमोट करने का काम, बुद्धिज्म का प्रमोशन, ये इसका काम था। तो इसने इस पोस्ट पर अपने बेटे और बेटी को भी बिठा दिया, ये पोस्ट पर अपने बेटे और बेटी को भी अपॉइंट कर दिया। बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा।
बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। इसके एक दो बेटे और थे, जैसे अशोक के बाद जो मौर्य गद्दी पर बैठा, मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, तो अशोक के बाद आने वाला था कुणाल, पर कुणाल की कम उम्र में ही डेथ हो गई। यानी अशोक के बाद ये गद्दी पर बैठता, पर पहले ही इसकी डेथ हो गई, तो ये गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इसका बेटा दशरथ फिर गद्दी पर बैठा, यानी अशोक का पोता गद्दी पर बैठा। तो तुम जब भी कभी लिस्ट देखोगे मौर्यन एम्पायर के रूलर्स की, तो बेटा तुम्हें पता चलेगा कि अशोक के बाद सीधे दशरथ है, तो अशोक का बेटा नहीं है दशरथ, अशोक का पोता है। ठीक है, तो कुणाल इसका बेटा था और कुणाल का बेटा दशरथ, यानी ग्रैंडसन। ठीक है बच्चों, ग्रैंडसन। चलो, तो और कुणाल का ही भाई है महेंद्र, तो महेंद्र, और कुणाल की ही बहन है संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों भाई बहनों को तो इसने साउथ की तरफ भेज दिया। इनफैक्ट भेजा भी कहां? श्रीलंका। धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां भेजा? श्रीलंका। और श्रीलंका को उस जमाने में बोलते थे सिलोन। क्या बोलते थे? सिलोन, CEYLON, सिलोन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा। एम्परर अशोका वॉज द सन ऑफ हु बिलोंग्ड टू द मौर्यन डायनेस्टी। बताओ भाई, सम्राट अशोक किसका लौंडा है? अभी बताए थे, मम्मी पापा का नाम बताए हैं इसके, जल्दी बताओ। हाँ, कुणाल क्लास कर रहा है, जल्दी बताओ बे। शाबाश, सी, बिंदुसार। बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में 4-5 पॉइंट्स बताता हूं बढ़िया। चंद्रगुप्त मौर्य का डिटेल में हमने पढ़ लिया, अशोक के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब यहां पर देखो बिंदुसार के बारे में 4-5 पॉइंट्स बताता हूं। भाई हम सबको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था, और ये इसने रूल किया 321 BCE से लेकर 297 BCE तक। फिर ये चला गया भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, और वहां पर इसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, भूख और प्यास त्याग कर। ठीक है, हमें मालूम है इतना। तो 297 में बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। जैसे इसके फादर ने 24 इयर्स रूल किया, वैसे ही बिंदुसार ने भी रूल किया 297 से 273 BCE तक। तो बाप बेटों ने दोनों ने ही लगभग 24 साल रूल किया है। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि भाई एक तो ये बेटा है किसका? सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड दुर्धरा। ध्यान से सुनो बेटा, दुर्धरा उसकी एक्चुअल वाइफ थी, चंद्रगुप्त मौर्य की थी तो हेलेना भी, पर बिंदुसार की मदर है दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का बेटा है बिंदुसार। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, कि तुम सबको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरिया था वो सिर्फ इतना था, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, ये इसका रूलिंग एरिया था। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, यानी ऊपर उत्तर भारत का एरिया। दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने एरिया ही हासिल नहीं किया था, जीता ही नहीं था, कभी अटैक ही नहीं किया, पर बिंदुसार ने किया। बिंदुसार को इसलिए बोला जाता है, ध्यान से देखो, दो सागरों के बीच, ध्यान से देखो, दो सागरों के मध्य स्थित, दो सागरों के मध्य स्थित भूमि का विजेता, यानी इसे कहा जाता है कॉन्क्वेरर ऑफ द लैंड बिटवीन द टू सीज। दो सागरों के बीच में जो भूमि स्थित है उसका विजेता, कॉन्क्वेरर ऑफ द लैंड बिटवीन द टू सीज। यानी ध्यान से देखो बेटा, इसने क्या किया, जैसे ये वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया तो इसके पापा ने वैसे ही कब्जे में ले रखा था, पर जो साउथ इंडिया वाला एरिया है वो इसके टाइम पे इसने कब्जे में ले लिया। यानी यहां का जो एरिया है,
ये वाला जो एरिया है ये बिंदुसार ने अटैक करके जीत लिया, कर्नाटक तक का, कर्नाटक तक का। तो यानी दो सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इन दो सागरों के बीच की भूमि का विजेता है बिंदुसार। ठीक है भाई, बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? अरे सची को लुंगी डांस कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, बताओ बेटा। बिल्कुल। सोनू कुमार, आज बफरिंग तो हो ही नहीं रही क्लास में। तेरा इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है बेटा, एक बार चेक करवा ले उसे, है ना। औशिक ग्रैंडसन था दशरथ, सन ऑफ कुणाल। ठीक है, यार बफरिंग तो कोई हो ही नहीं रही साला, यहां पे तो बढ़िया चल रही है, बाकी सारे बच्चों भी बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़े, हाँ इसको खत्म करते हैं बस, चलो। हाँ हाँ सही चल रहा है। अब देखो भाई ध्यान से, नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसके बारे में फैक्ट है, बिंदुसार के बारे में जो नेक्स्ट फैक्ट है, थर्ड फैक्ट, वो ये है कि इसके टाइम पे लगभग जो पूरा उपमहाद्वीप है वो मौर्य साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया था, मौर्य जो डायनेस्टी उसके कंट्रोल में आ गया था। तो यानी जब बिंदुसार की डेथ हुई 273 बीसी में, ऑलमोस्ट एंटायर सब कॉन्टिनेंट, यानी लगभग पूरा उपमहाद्वीप, एंटायर सब कॉन्टिनेंट मौर्य वंश के अंडर आ चुका था, मौर्य वंश के अंडर आ चुका था। तो ये काम किया है बिंदुसार ने। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कंप्यूटर में लैग हो रहा है, बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सब कुछ कवर होगा। इंदिरा, मैं एक बार एप्लीकेशन में चेक करूंगा कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे तो इंटरनेट एकदम स्ट्रेंथ जबरदस्त है। ठीक है, बफरिंग तो यहां पे होनी नहीं चाहिए, एकदम बढ़िया चल रहा है इंटरनेट। अगर होता तो मैं खुद भी बोल देता। चलो कोई नहीं, ओके। चलो भाई जल्दी से देखो, एम्परर अशोक, एम्परर अशोक इन द 12th ईयर ऑफ हिज रेन अपॉइंटेड अ स्पेशल ऑफिसर हु सर्वेड द लैंड एंड मेंटेन्ड लैंड रिकॉर्ड्स। दीज ऑफिसर्स वर कॉल्ड, भाई सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में, भाई देखो 12वें वर्ष का मतलब है कि यहां पर देखो 268 में इसने रूल करना शुरू किया, तो 12वां वर्ष क्या हुआ, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, यानी कि 257 बीसीई में
यानी अपने रूलिंग पीरियड के 12th ईयर में इसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया जो लैंड को सर्वे करता था कि लैंड कैसा है, ठीक है, और उसके बाद लैंड के रिकॉर्ड्स रखता था, कौन सी जमीन किसके नाम, कितनी जमीन किसके नाम, वो सब ये करता था। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे ऑफिसर्स को बोला जाता था राजुक। क्या बोला जाता था? राजुक। राजुक। तो जो लैंड का सर्वे करते थे, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, उन्हें राजुक बोलते थे, ठीक है, उन्हें क्या बोलते थे? राजुक। बिल्कुल। अमात्य का मतलब बच्चों मिनिस्टर होता है, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, अमात्य का मतलब मंत्री, मिनिस्टर। बाकी चालुक्य तो तुम सब जानते हो, चालुक्य तो वंश था, चालुक्य डायनेस्टी थी एंशिएंट टाइम में, चालुक्य, है ना। पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2 याद होगा तुम लोग, पुलकेशिन 2 ने तो हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा के किनारे। और कलेक्टर का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्टर, जो लगान वसूलता था, जो कर को वसूलता था। तो राजुक सही आंसर है। तो बेटा देखो, इस तरह से हमारा आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। और आप लोग जिसको भी यहां पर ऐसा लग रहा है कि जीके कमजोर है, वो फटाफट से इसमें एनरोल हो जाए और बहुत बढ़िया तरीके से फाउंडेशन वाली क्लास में सब कुछ कवर करने के लिए आ जाए, ताकि टाइम से सिलेबस खत्म हो, टाइम से रिवाइज करो, टाइम से सिलेक्शन लो, ठीक है। वैकेंसी अगली बार पता नहीं कब आएंगी। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। हमारा मौर्यन एम्पायर वाला चैप्टर खत्म, कल पढ़ेंगे गुप्त एम्पायर, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। रोहित, मैं नंबर बतवा दूंगा, टेंशन ना लो, मैं साहिल सर को इन्फॉर्म करता हूं कि वो जिस भी नंबर वो उन्होंने दिया है उस पर कॉल वगैरह पिक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल राशि का क्वेश्चंस और लेके आएंगे बेटा, ये पार्ट 2 था, कल भी लेके आए थे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बिल्कुल क्लास होगी, बिल्कुल फाउंडेशन क्लास है, चलो मिलते हैं। बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल निखिल, बिल्कुल डालेंगे जल्दी। 10 नंबर की आती है, 10 नंबर की एलशेव, 10 नंबर की आती है बेटा।